Good morning, all of you. I am doing your lecture on Indian Penal Code, Chapter 17, Offence Against Property in IPC Section 378, Thieves. Thief means any person without that person consent moved that property in order of such taking said by committed thief. जो कोई व्यक्ति थिफ की परिभाषा में है आपको, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति के सहमत के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले लेने के आशय से वह उस संपत्ति को लेता है, वहां से हटाता है, तो वह चोरी का अपराध करता है। चोरी के अपराध के लिए 5 आवश्यक तत्व हैं, इसको हम आपको पहले बता चुके हैं। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से हटाएगा तो चोरी करेगा। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से उस व्यक्ति की सहमति के बिना और उस व्यक्ति के कब्जे से, पोजीशन उस व्यक्ति के कब्जे से हटाएगा तो क्या करेगा? चोरी करेगा। चोरी के लिए 5 आवश्यक तत्व हैं। किसी जो प्रॉपर्टी कैसी हो, कोई चल संपत्ति हो, चल संपत्ति अचल संपत्ति से तात्पर्य है जो भू अथवा भूबद्ध हो, भूमि से जकड़ी हुई हो, वही संपत्तियां अचल संपत्ति हैं। जो भूमि से अलग हो सभी चल संपत्तियां चल संपत्ति। कुर्सी मेज है, लकड़ी कटी हुई लकड़ी है, आदि सारी चीजें हैं, सभी चल संपत्ति है। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से, इंटेंशन उसका कैसा है? डिसऑनेस्टी है, बेईमानी पूर्ण आशय से। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से उस व्यक्ति की सहमति के बिना, उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से, कब्जा पोजीशन, उसके पोजीशन से, कब्जे से हटाएगा तो क्या करेगा? चोरी करेगा। चोरी के लिए 5 आवश्यक तत्व हम पहले ही बताए थे। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से उस व्यक्ति की सहमति के बिना उस व्यक्ति के कब्जे से हटाएगा तो चोरी करेगा। यह कि सम्मत के बिना, यह कि कब्जे से एक वृक्ष बेईमानी पूर्ण आशय से लेने के लिए यह कि भूमि से वह उसको काटता है, जो ही वो काट गलत किया तो चोरी की विषय वस्तु हो गई। मतलब चोरी की विषय वस्तु, जब कोई वस्तु भू अथवा भूबद्ध है, भूमि जकड़ी है तो चोरी विषय वस्तु नहीं है। जो ही भूमि से अलग होती है तो चोरी की विषय वस्तु होती है। चोरी के लिए 5 शब्दों से बना है CHEFT। इसके 5 आवश्यक तत्व हैं। 5 शब्दों से बनी है, 5 आवश्यक तत्व हैं, 5 इसके दृष्टांत हैं, 5 इसके जो है स्पष्टीकरण है और 16 इसके दृष्टांत है। तो चोरी के लिए दंड है। जो कोई चोरी करेगा वह किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक होगी जुर्माना के दंडित किया जाएगा। चोरी की परिभाषा, चोरी का आवश्यक तत्व आपको एक अगले लेक्चर में हमने आपको बता दिया है और उसमें अब फिर पुनः ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सेंट्रल आइडिया ग्रुप में मैंने संपत्ति विरुद्ध अपराध, पहला अपराध चोरी होता है, दूसरा है उद्यापन का, तीसरा लूट है, चौथा डकैती है। तो चोरी की हम चर्चा कर रहे हैं। चोरी के लिए 3 साल की सजा है और चोरी 380 में है। 380 कहता है निवास गृह में चोरी, जो कोई ऐसी किसी निर्माण, तंबू, जलयान में चोरी करेगा। जो निर्माण, तंबू या जलयान मानव निवास के रूप में
या संपत्ति की रक्षा के उपयोग के रूप में आता है तो दोनों में से किसी बात कारावास जिसकी वजह 7 वर्ष तक होगी दंडित किया जाएगा। देखिए, चोरी की परिभाषा 378 में दिया गया है। जो कंडीशन बताई गई है चोरी की, उस कंडीशन से भिन्न, अर्थात अगर किसी के गृह निवास से चोरी किया जाएगा तो सजा 7 साल की सजा होगी। चोरी के लिए दंड 379 में 3 साल की सजा है, लेकिन यदि गृह निवास स्थान में किसी घर में पहले गृह निवास में चोरी करने की लॉर्ड मैकाले जब आईपीसी लिखे थे उस समय की व्यवस्था है कि चोरी करने की व्यवस्था अधिक थी, बहुत ज्यादा चोरी होती थी। तो गृह निवास आदि चोरी करने के लिए 3 साल की सजा के बजाय 7 साल की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 380 में उपबंधित किया गया है। 381 में है लिपिक सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी। कभी कभी आप देखते हैं कि किसी संपत्ति का मालिक वह स्वयं हो या अपना चपरासी उसका जो है कि कर्मचारी हो या सेवक हो, उस व्यक्ति के कब्जे में यदि कोई संपत्ति है उसकी चोरी के लिए प्रावधान 381 में बताया गया है कि लिपिक थिप बाई क्लर्क आर सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन possession बाई मास्टर, possession बाई मास्टर, लिपिक सेवक या स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी जो कोई लिपिक सेवक होते हुए या लिपिक सेवक की हैसियत से नियोजित होते हुए अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी संपत्ति की चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी और 7 वर्ष तक जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर 380 में है, 381 में है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति लिपिक, मालिक या सेवक के कब्जे में अगर कोई संपत्ति है तो उसको जो है चोरी करता है उसको 7 साल की सजा। मतलब किसी मालिक द्वारा नियोजित कोई कर्मचारी अपने मालिक की चोरी करता है या क्लर्क है वह चोरी करता है, उसको 7 साल की सजा आईपीसी की धारा 381 में बताया गया है। 382 में है चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहत या अवरोध कारित करने के पश्चात चोरी करना। जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या उससे उपहत या उसका अवरोध कारित करने की या मृत्यु की उपहत का या अवरोध या भय कारित करने की तैयारी करने के पश्चात चोरी करेगा और कठिन कारावास से जिसकी वजह 10 वर्ष तक होगी जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देखिए 378, 379, 380, 381, 382 में ये बताता है 381 तक 82 तक चोरी 81 तक है। 382 में है कि चोरी करने के उद्देश्य से यदि चोर की गोल चोर जाते हैं और इस उद्देश्य से कि चोरी करेंगे अपने साथ या शस्त्र लेकर जाते हैं कि जो कोई पकड़ने का प्रयास करेगा उसको गोली मार देंगे, और ऐसा उनके पास शस्त्र है, ऐसा उनके पास आयुध है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। उस शस्त्र के द्वारा उस कंडीशन में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं, तो उनके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 382 में कठोर कारावास 10 ईयर की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक जैसे यह कि जेब काटता है और ऐसा करने के लिए वह अपने साथियों के साथ उसके पास इसलिए नियुक्त कर देता है कि वह यदि यह समझ जाए कि क्या वह कर रहा है विरोध करे तो क्या उसको पकड़ने का प्रयत्न करेगा, इसका विरोध करेगा। कई धारा के परिभाषित अपराध का दोषी है। ए के कब्जे की संपत्ति पर
बी चोरी करता है और वह चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्र के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसके द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में बी पर वह हमला कर देगा, वह इस धारा के अपराध का दोषी है। ये कहता है कि जैसे मान लीजिए चोर चोरी करने जाता है और अपने साथ खतरनाक आयुध रख लेता है, कोई विरोध करेगा ठांच मार देंगे। जेब अब चोरी करने जाता है, अपने जेब में पिस्तौल रखा है, छुरी रखा है या ऐसी चीज रखा है जिससे जीवन के लिए खतरनाक चोटें हो सकती हैं, मर भी सकता है। ऐसे लोगों को पकड़े जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद आपको मिलेगा एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन कहते हैं उद्यापन। एक्सटॉर्शन उद्यापन। उद्यापन देखिए 383 में, सेक्शन 383 में चोरी का दूसरा रूप है। चोरी का दूसरा रूप है, ये कहता है जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं या उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालकर या तद द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूत, हस्तांतरित, मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूत के रूप परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से प्रेरित करता है, वह उद्यापन का अपराध करता है। अब आप देखिए, चोरी में यह लिखा गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को बेईमानी पूर्व आशय से उस व्यक्ति की सहमति के बिना उस व्यक्ति के कब्जे से हटाएगा तो चोरी करेगा। लेकिन उद्यापन में वो बात नहीं है। एक्सटॉर्शन में है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति को उसकी सहमति से बल धमकी द्वारा भ्रमित करके, बल धमकी द्वारा उसको प्रताड़ित करके माल को ले लेता है तो एक्सटॉर्शन करता है, चोरी करता है। अर्थात चोरी के अपराध में सहमति आवश्यक नहीं है, सहमति के बिना। लेकिन एक्सटॉर्शन के अपराध में सहमति से लेता है, बल धमकी का प्रयोग करके कोई मूल्यवान चीज ले लेता है, वह एक्सटॉर्शन के अपराध का दोषी है, उद्यापन के अपराध का दोषी है। भारतीय दंड संहिता में चोरी के जो उपबंध बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं। चोरी के मतलब किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को लेने का जो अपराध है 4 तरीके का है। पहला है चोरी जो 378 परिभाषित है। दूसरा एक्सटॉर्शन 383 में है। इसके बाद 392 लूट है और 395 डकैती है। चोरी, उद्यापन, लूट और डकैती, ये 4 चीजें हैं। चारों चीजों को हम डिस्कस आपको करते हैं विस्तार से, इस पर ध्यान दीजिए। ये कहता है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति को, अब संपत्ति से है किसी व्यक्ति की, किसी अन्य व्यक्ति की, जो कोई व्यक्ति किसी स्वयं उस व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की साशय डालकर कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूत। अब यहां पर देखिए, चोरी में सिर्फ अचल संपत्ति होती है और एक्सटॉर्शन में चल अचल दोनों है। जैसे कहता है कि धमकी देकर के कि तुम अपनी जमीन को हमारे नाम से बैनामा कर दो, हमारे नाम रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो 2 दिन बाद लड़के को मार डालेंगे या इनको मार डालेंगे या उनको, मतलब जैसा भी जो परिवार कोई हो उसको जो है उससे ऐसा करेंगे। क्या करता है? ये एक्सटॉर्शन करता है। कैसे? ये जो है कि धमका करके चल हो या अचल हो संपत्ति को लेता है, उसको कहते हैं उद्यापन करना, एक्सटॉर्शन करना। जैसे यह धमकी देता है कि यदि बी ने उसका धन नहीं दी, उसको धन नहीं दिया तो वह बी के बारे में मानहानिकारक अभिलेख प्रकाशित कर देगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार से
बी को उत्प्रेरित करता है, ए में एक्सटॉर्शन का अपराध का दोषी कहा जाएगा। इसी तरह से तमाम तरह के हैं। ए बी को घोर उपहत भय में डालकर बेईमानी से बी को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे और अपनी मुद्रा लगा दे, जिससे प्रदत्त कर दे कि वह उसको मतलब हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित कर दे कि कोई चीज उसको दिया है या लेना चाहता है, जो मूल्यवान के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वह एक्सटॉर्शन का दोषी है। एक्सटॉर्शन मतलब है धमका करके माल ले लेना। चोरी का है कि चोरी से माल को ले लेना, उद्यापन में है कि माल को लेना लेकिन धमकी से। चोरी में कंसेंट नहीं है लेकिन उद्यापन में कंसेंट है। चोरी के अपराध में सहमति नहीं होती है लेकिन उद्यापन के अपराध में सहमति होती है। कैसे? धमकी द्वारा माल को ले लेना। उद्यापन के लिए दंड है, जो कोई उद्यापन करेगा एक्सटॉर्शन करेगा, दोनों में से किसी बात का अलावा जिसके 3 वर्ष तक हुई दोनों दंडित किया जाएगा। चोरी में भी 3 साल सजा है, उद्यापन में भी 3 साल सजा है, लेकिन अंतर क्या है? चोरी में सहमत के बिना है, उद्यापन में सहमत से है। 385 में है, उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को छत या भय में डालकर, उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को छत या भय में डालना। जो कोई उद्यापन एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति के पहुंचाने के मतलब लेने के उद्देश्य से छत या भय में डाल करके संपत्ति को लेता है, भय में भय दिखा करके छीनता है, ले लेता है, उसको कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष से जुर्माना जरूर दंडित किया जाएगा, जबकि और सजा होना चाहिए। लेकिन लॉर्ड मैकाले की जो बुद्धि की पराकाष्ठा है कि भारतीय दंड संहिता में चोरी, उद्यापन, डकैती के बारे में जो अभी और डिस्कस करेंगे क्लियर हो जाएगा। 386 में है, किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहत में डालकर उद्यापन करना, धमकी दे करके माल ले लेना। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं या उसकी अन्य व्यक्ति के या अन्य व्यक्ति को किसी मृत्यु या घोर उपहत के भय में डालकर उद्यापन करेगा, वह दोनों में से किसी बात का रवा जिसकी 10 ईयर की होगी, सजा से भी दंडित किया जाए, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की 385 में कहता है कि धमकी देकर ले लेना। 386 में है कि घोर उपहत के भय में डाल करके कि आप नहीं देंगे तो संभव नहीं है कि आपके साथ ऐसा, ये 10 साल सजा हो जाएगी। 387 में है, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति मृत्यु या घोर उपहत के भय में डाल करके माल को लेता है, उसको 7 साल की सजा का प्रावधान बताया गया है। 388 मृत्यु या जीवन कारावास या अन्य कारावास दंडनीय अभियोग लगाने की धमकी देकर के उद्यापन करना। कोई माल ले लेना, यह धमका करके कि अगर हमको नहीं दोगे तो हम तुमको फला केस में फंसा देंगे, जिस केस से किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हो सकती है, या झूठी गवाही दे देंगे जिससे कि मृत्यु हो सकती है, कि बता देंगे फला आदमी को तुमने फला जगह मार डाला, फला जगह गिर दिया। मतलब ऐसे उद्यापन करके धमकी देना कि अगर आप माल को नहीं देंगे तब क्या किया जाएगा, आपके खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज करा दिए जाएंगे कि जिससे आपको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, तब आप वहां देते हैं। ऐसे अपराधी को, ऐसे जो अपराधी हैं, ऐसे लोग, ऐसे जो उद्यापन करने वाले व्यक्ति हैं, उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 388 में 10 साल की सजा का प्रावधान बताया गया। 379 उद्यापन के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोजन लगाने के भय से डालना। 379 में भी है कि अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को अभियोजन धमका करके अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ मानहानि प्रकाशित करा देंगे, या तो तुम्हारे खिलाफ दरोगा जी से कह के मुकदमा लिखवा देंगे जिसमें तुम आजीवन कारावास के भोगोगे। नहीं तो हमारी बात मान जाओ, अगर नहीं मानते हो तो मतलब सजा का प्रावधान ऐसे कर दिया जाएगा। ठीक ना, ये आपको मिलेगा इस तरह से। चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती। चोरी और उद्यापन आपने आज पढ़ लिया, ध्यान दीजिए दोनों में अंतर। चोरी में, उद्यापन में 2 चीजें आप बता रहे हैं, चोरी और उद्यापन, दोनों में अंतर आप समझिए क्या है। चोरी में माल को लिया जाता है सहमत के बिना, माल चल हो चाहे अचल हो, दोनों है। लेकिन उद्यापन में एक मिनट,
चोरी के अपराध में संपत्ति को लिया जाता उस व्यक्ति को बेईमानी पूर्वक से उस सहमत के बिना, जिसका माल है उसको पता नहीं है लेकिन उसको धीरे मार देते हैं। एक्सटॉर्शन में क्या है, उस व्यक्ति की सहमत से लेते हैं माल, धमकी विवश करके, चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, दोनों का एक्सटॉर्शन होता है। चोरी सिर्फ चल संपत्ति होती है, ध्यान दीजिए, चोरी सिर्फ चल संपत्ति होगी, उद्यापन चल अचल दोनों संपत्ति किया जा सकता है। चोरी सहमत के बिना किया जाता है, उद्यापन सहमत से किया जाता है। चोरी के अपराध के लिए मतलब बेईमानीपूर्ण आशय, यहाँ भी बेईमानीपूर्ण आशय है। कुल मिला जुलाकर दोनों में अंतर आप ऐसे कह सकते हैं कि चोरी का अपराध सहमत के बिना है, उद्यापन का अपराध सहमत से है, लेकिन धमकी में, दबाव में के नाते अपराध किया जाता है। इस तरह से भारतीय दंड संहिता में, भारतीय दंड संहिता में क्राइम अगेंस्ट जो है प्रॉपर्टी, क्राइम ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी या क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हिप है, एक्सटॉर्शन है, दो महत्वपूर्ण, चोरी और उद्यापन। अब कब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है, पेपर में आएगा, तो तभी है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कब करता है, जब अपनी संपत्ति किसी दूसरे कब्जे में दिया है और जिसको कब्जा है उसकी सहमति से बिना अपनी संपत्ति को ले लेता है, तो चोरी, अपनी भी संपत्ति की चोरी मानी जाएगी। जैसे आपने घड़ी दिया बनाने के लिए और घड़ी का मरम्मत करके वहां घड़ी को टांगा है, दुकानदार दुकान में नहीं है, आपने देखा इधर दुकान नहीं लग रहा, फटाक से आपने घड़ी देकर चले जाते हैं, तो वहां पर क्या है कि आप चोरी कर रहे हैं। भले माल आपका है लेकिन आप चोरी करते हैं, क्यों? पोजीशन दूसरे का है, कब्जा दूसरे का है। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में स्पष्ट लिखा गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति चल संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आशय से उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से हटाएगा, पोजीशन दूसरा है, तो आप चोरी के अपराध के दोषी माने जाएंगे। अर्थात कोई व्यक्ति अपनी भी संपत्ति चोरी करता है जब दूसरे, वह संपत्ति दूसरे का, संपत्ति हमारी है लेकिन कब्जा दूसरे का, उसके सहमति के बिना, जिसका कब्जा उसकी सहमति के बिना हम ले लेते हैं तो चोरी करते हैं। धन्यवाद।